जयपुर के जमवारामगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। युवक की मौत के विरोध में इस वक्त लगातार प्रदर्शन जारी है। ग्रामीण और परिजनों का धरने पर बैठे हैं। पिछले 2 दिन से ग्रामीण कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। मृतक के घर के बाहर परिजन ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे हैं। नरेश मीणा मांग पूरी होने तक धरना जारी रखने की बात कही है। प्रशासन और प्रतिनिधि मंडल में नहीं बनी है सहमति। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद है। पुलिस अधिकारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। देखिए, जमवारामगढ़ से ये खबर है जहां पर अभी तक प्रशासन और प्रतिनिधिमंडल में कोई सहमति नहीं बनी है और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक धरना जारी रहेगा। युवक की मौत के बाद से ही विरोध प्रदर्शन जारी है। ग्रामीण और परिजन धरने पर बैठे हुए हैं। परिजनों के साथ धरने पर नरेश मीणा भी बैठे हैं। प्रशासन और प्रतिनिधिमंडल में कोई बातचीत नहीं बन पा रही है और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि वो इस प्रदर्शन से नहीं उठने वाले हैं। हीरालाल संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। हीरालाल, प्रशासन और प्रतिनिधिमंडल के बीच आखिर सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? जी, ये युवक की मौत के बाद जो ग्रामीणों का प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। कल परसों कार्यालय में प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद कल जो बवाल मचा था, पुलिस थाने के बाहर जो ग्रामीण और प्रदर्शनकारी है प्रदर्शन करने पहुंचे थे, वहां लाठीचार्ज की घटना हुई, आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए। उसके बाद नरेश मीणा कल शाम को रायसर पहुंचे हैं और उस धरने में वो शामिल हुए। उनका कहना है कि पीड़ित परिवार को जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। रात भर नरेश मीणा है जो मृतक जो युवक था उसके घर के बाहर लोगों के साथ धरने पे बैठे हुए हैं। आज भी वो धरने पे बैठे हुए। उनका कहना है कि जो मृतक परिवार है उनको 1 करोड़ की सहायता राशि दी जाए, साथ ही एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और जो मामले में जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा उनकी एक और मांग सामने आई है कि जो पुलिसकर्मी है जिन्होंने कल शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना प्रदर्शन लोग कर रहे थे, उन पे जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया, उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो ये तमाम जो मांगे हैं वो अब नरेश मीणा और जो प्रदर्शनकारी है उनकी तरफ से की जा रही है। हालांकि कल एक बार सहमति भी बन गई थी कि 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराई जाएगी, साथ ही जो संविदा पे एक सदस्य को नौकरी दिलवाई जाएगी और तमाम जो सरकारी स्तर पे जो योजनाएं हैं उनका लाभ भी पीड़ित परिवार को दिलाया जाएगा। लेकिन बाद में अचानक से है जो ग्रामीण है और जो प्रदर्शनकारी है उन्होंने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया और उन्होंने 1 करोड़ की मांग पीड़ित परिवार को देने की मांग शुरू कर दी। इसके बाद जो मामला वापस है जो बिगड़ गया और रात भर से। ठीक है हीरालाल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और जयपुर के शाहपुरा में विद्युत करंट की चपेट में आने से युवक की मौत के मामले में देर रात प्रशासन और परिजनों में सहमति बन गई है। जानकारी के मुताबिक कस्बे के श्याम मंदिर के पास काम करते समय कृष्ण सैनी की विद्युत करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने आर्थिक मुआवजा और सरकारी मदद की मांग को लेकर अस्पताल परिसर में धरना शुरू कर दिया। भाजपा नेता उपेंद्र यादव, विधायक मनीष यादव, एसडीएम विद्युत निगम के अधिकारी और सैनी समाज के नेता भी मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों में कई देर की वार्ता चली और देर रात को दोनों पक्षों में वार्ता के बाद सहमति बनी है। इसके बाद ग्रामीणों और परिजनों ने धरना समाप्त कर दिया। जयपुर के आमेर के वार्ड नंबर 2 में ठाठर में अतिक्रमण को लेकर देर रात हंगामा हो गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अंधेरे का फायदा उठाकर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। इसको लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर आमेर थाना पुलिस ने 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। पार्षद अंजलि ब्रह्म भट्ट भी मौके पर पहुंची और अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि यहां दिन भर भारी और ओवरलोड वाहन दौड़ते रहते हैं। कई बार इन वाहनों से हादसे हो चुके हैं। जिम्मेदारों को सूचना देने के बाद भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पत्थरों से भरी करीब 10 से अधिक अवैध ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। से यहाँ पर विवाद चल रहे हैं, जबकि सरकार को भी पता है, पार्षद को भी पता है, निगम को भी पता है और लोगों द्वारा शिकायतें भी निरंतर जाती रहती है और
बार बार शिकायत करने के बाद भी यहाँ पर अतिक्रमण लगातार हो रहे हैं और अतिक्रमण हो रहे हैं दिन दहाड़े रात में। कभी भी ट्रैक्टर आते हैं, ट्रोले आते हैं और वो कभी भी किसी के ऊपर चढ़ाने का प्रयास करते हैं। अभी लास्ट 5 सितंबर को मेरे ऊपर भी ट्रक चढ़ाने का प्रयास किया था, उसकी सूचना मैंने ट्रक भी जब्त कराया था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई थी। और अभी रात को 50-50 ट्रोली एक साथ आ रही है। आप सोचो कि रात को अगर कोई खाना खाने के बाद मेरे रोड पर टहलता है तो उसके ऊपर ट्रोली चढ़ाने के लिए जा रहा है। ये मेरा भाई है, इसके ऊपर ट्रोली चढ़ाने के लिए प्रयास किया। डूंगरपुर के पातेला बस्ती में 2 अक्टूबर की रात को समुदाय विशेष के कुछ युवकों के द्वारा 2 युवकों पर हमले के मामले में बीती रात माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि कलेक्टर एसपी ने पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च हालात को काबू किया। पुलिस ने हमलावर 2 युवकों को राउंड अप भी कर लिया। वहीं माहौल बिगाड़ने वाले कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया है। फिलहाल मौके पर शांति बनी हुई है, पुलिस बल तैनात है। जानकारी के मुताबिक डूंगरपुर शहर के पातेला मोहल्ला निवासी सुमित नलवाया 2 अक्टूबर की रात करीब 12 बजे वो अपने 3 दोस्त पीयूष, देवा और अंकित के साथ अपने अंकल के घर के बाहर बैठे हुए थे। इस दौरान 2 बाइक पर आए समुदाय विशेष के युवकों ने उनसे जमकर मारपीट की। हमले में सुमित और अंकित घायल हो गए थे। देर शाम को हिंदू संगठन और भाजपा के कार्यकर्ताओं के पातेला बस्ती पहुंचने पर माहौल तनावपूर्ण हो गया था। दो पक्षों के बीच कुछ मारपीट की घटना हुई थी। उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 नामजद आरोपियों में से 2 को राउंड अप कर लिया है, अरेस्ट भी कर लिया है और 1 को भी बहुत जल्द ही डिटेन करके अरेस्ट कर लिया जाएगा। फिलहाल माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण है। अभी कलेक्टर साहब भी मौके पर पधारे हैं, मैं भी आया हूं और हमने पूरे एरिया में फ्लैग मार्च भी किया है। बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल है और मैं सभी लोगों से ये आह्वान करूंगा कि किसी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। कांग्रेस के कद्दावर नेता रामेश्वर डूडी का देर रात 62 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे, कोमा में थे। अंतिम संस्कार दोपहर 1 बजे किया जाएगा। डूडी के अंतिम संस्कार में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई नेता शामिल होंगे। 27 अगस्त 2023 को जयपुर में डूडी को ब्रेन हैमरेज हो गया था और जिसके बाद उनका इलाज चल रहा था। पिछले 2 साल से डूडी का दिल्ली में इलाज चल रहा था और कुछ दिन पहले ही उन्हें बीकानेर स्थित उनके निवास पर लाया गया था। उनके घर में ही आईसीयू वार्ड तैयार किया गया था और डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। तो कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी के निधन की सूचना के बाद राजनीतिक जगत में शोक की लहर देखने को मिल रही है। परिवार गमगीन माहौल में है। रामेश्वर डूडी का एक लंबा राजनीतिक सफर रहा है। 2022 में राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन उन्हें नियुक्त किया गया था। तो यहां से शुरुआत होती है और रामेश्वर डूडी का जन्म 1 जनवरी 1963 को हुआ। एनएसयूआई से राजनीतिक जीवन की शुरुआत उनके द्वारा की गई और 1995-1999 तक नोखा से प्रधान निर्वाचित हुए थे। 1999-2004 तक लोकसभा में निर्वाचित रहे और 2004 में लोकसभा चुनाव वो हारे थे। तो सांसद के तौर पर भी भूमिका निभाई और उसके बाद 2005 से 2010 तक बीकानेर जिला प्रमुख रहे। 2013 में नोखा से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। देखिए, रामेश्वर डूडी के निधन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शोक व्यक्त किया है और अपने संदेश में सीएम ने लिखा कि राजस्थान विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री रामेश्वर डूडी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने परम धाम में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को ये व्रजपात सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपना शोक प्रकट किया है। ट्विटर एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए श्रद्धांजलि व्यक्त की है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे रामेश्वर डूडी और उनका इलाज चल रहा था। 2023 में उन्हें ब्रेन हैमरेज आया था और तब से लेकर अब तक वो वेंटिलेटर पर ही थे। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी शोक व्यक्त करते हुए लिखा है कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं बीकानेर से सांसद रहे श्री रामेश्वर डूडी का निधन बेहद दुखद है। करीब 2 साल तक बीमार रहने के बाद इतनी अल्प आयु में उनका जाना हमेशा खलता रहेगा। ये मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर एक आघात है। श्री रामेश्वर डूडी ने अपनी हर भूमिका का निर्वहन अच्छे से किया। वो मेरे साथ सांसद, विधायक और हमारे नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। किसान वर्ग के लिए वो हमेशा काम करते रहे। मुझे याद है कि
दौरा पड़ने से कुछ दिन पूर्व ही वो मेरे से मिलने आए थे और हमारे बीच लंबी बातचीत हुई थी। हमने उनके इलाज के लिए बेहतर से बेहतर प्रबंध किए। एक सक्रिय जीवन जीने वाले डूडी जी का ऐसा बीमार होना हम सबके मन को कचोटता है। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति एवं परिजनों को हिम्मत देने की प्रार्थना करता हूँ। तो देखिए, लंबे समय से बीमार चल रहे थे रामेश्वर डूडी, जिसके बाद कल रात जो है उनके निधन की सूचना प्राप्त होती है। बीकानेर निवास पर ही वेंटिलेटर में उन्हें रखा गया था। स्थिति पहले तो सुधार में थी, धीरे धीरे रिस्पांस भी ठीक था, कोमा स्केल में भी सुधार हो रहा था जैसे। फिर बाद में अचानक 3 तारीख को उनको निमोनिया हुआ, सैचुरेशन गिरने लगा वहाँ दिल्ली में ही। फिर हमने वहाँ पे एडमिट करवाया उनको। तो 5 या 6 तारीख को अचानक से जब उनको आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर रहे थे, उस टाइम उनको कार्डियक अरेस्ट आया। तो मीनवाइल जब कार्डियक अरेस्ट आया, उस टाइम जो ऑक्सीजन की कमी हुई उससे ब्रेन में डैमेज हुआ। उसके कारण हम जो भी अपन ने सुधार हुआ था वो अपन और ज़्यादा माइनस में चले गए। उसके बाद में डॉक्टर्स का भी यही कहना था कि भाई इस सिचुएशन में जब ब्रेन ही काम नहीं करता तो धीरे धीरे मल्टीपल जो ऑर्गन्स होते हैं वो धीरे धीरे ख़राब होने लग जाते हैं, उनमें कॉम्प्लिकेशंस आती है। तो परिवार का साफ तौर पर कहना है कि पहले धीरे धीरे रिकवर कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई, जो उम्मीदें थी वो टूटती चली गई और कल देर रात उनके निधन की खबर ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। और पूर्व नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्होंने अपनी बड़ी भूमिका निभाई थी। किसानों के लिए एक बड़े मसीहा बनकर उभरे थे। किसानों की बात हमेशा बुलंद तरीके से उठाते थे। एक ऐसा नेता जिसे कांग्रेस हमेशा याद रखेगी और वो किसान हमेशा याद रखेंगे जो उनके लिए खड़ा नेता रहता था। गहलोत, डोटासरा समेत कई बड़े नेता अभी घर पहुंचेंगे और जहां पर उनके अंतिम दर्शन करेंगे, श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए नजर आएंगे। रामेश्वर डूडी को ब्रेन हेमरेज हुआ था 2023 में, जिसके बाद से ही उनका इलाज चल रहा था। पहले दिल्ली में उन्हें एडमिट कराया गया था, जहां पर धीरे धीरे वो रिकवर कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्हें निमोनिया हो गया, फिर एक कार्डियक अरेस्ट आया, उनका ब्रेन काम करना बंद कर दिया और वो लगातार स्थिति बिगड़ते हुए कल रात उनका निधन हो गया है। रामेश्वर डूडी बहुत कम समय में अलविदा कह गए लोगों को। 62 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि आज सभी उन्हें नम आंखों से याद कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए इसे एक बहुत बड़ी क्षति मानी जा रही है और राजनीतिक जगत में भी राजस्थान के सभी लोग निराश हैं। मुख्यमंत्री ने भी अपनी संवेदनाएं प्रकट की है और क्योंकि रामेश्वर डूडी का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो सभी पार्टियों के साथ बेहद ही सरल तरीके से रहते थे, अपनी बातों को इस तरह से उठाते थे कि अपनी जिद पर अड़े रह जाते थे। विक्रम संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं। विक्रम, क्या जानकारी अभी तक कौन कौन पहुंचा है रामेश्वर डूडी के अंतिम दर्शन के लिए? देखिए, अभी जो पूर्व सीएम है अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा और उसके साथ जो नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली, उनके आने का कार्यक्रम जो है वो लगभग फाइनल हो चुका है। और ऐसा बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत और वो जो डोटासरा है वो रवाना भी हो चुके हैं। साथ ही जो टीकाराम जूली हैं वो भी यहाँ से रवाना हो चुके हैं और कुछ ही वो जो अंत्येष्टि जब होगी उसमें वो शामिल होंगे। इसके साथ साथ प्रदेश के और भी कई जो नेता हैं वो भी यहाँ पर शामिल होंगे। लेकिन जो बड़े नाम हैं उनमें 3 नाम ही अभी तक सामने आए हैं। हालांकि क्योंकि रामेश्वर डूडी का कद एक इस तरह का था कि बहुत सारे जो नेता या विधायक हैं वो सब जो है अंतिम यात्रा में शामिल होंगे, इसीलिए इसका समय भी जो है वो बदला गया है। पहले 11 बजे का अंतिम यात्रा का समय रखा गया था, उसे अब 1 बजे तक कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए विक्रम। और बड़ी खबर आ रही है, खांसी की दवा से बच्चों की मौत मामले में ड्रग कंट्रोलर द्वितीय राजाराम शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। राजाराम शर्मा पर नकली दवा की परिभाषा बदलने और लोकसभा को भेजे गए नकली दवाओं के आंकड़ों में भी हेरफेर करने का आरोप है। राजाराम शर्मा पर दवाओं में सॉल्ट की मात्रा
के आधार पर मानक निर्धारण की प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप है। राजाराम शर्मा पर नोटशीट में गैर कानूनी तरीके से छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगा है। तो खांसी के सिरप की गुणवत्ता और दवाओं पर जिस तरह से सवाल उठा, उसके बाद ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा ने इसकी परिभाषा बदली थी। ये जानकारी सामने आई। आंकड़ों में बड़ा हेरफेर किया गया। लोकसभा को भेजा गया 55 नकली दवाओं का आंकड़ा। नकली दवा की परिभाषा बदलने वाला अफसर सस्पेंड कर दिया गया है। डीजीसीए से रिपोर्ट मांगी थी। लोकसभा ने नकली दवाओं पर डीजीसीए से रिपोर्ट मांगी थी और नकली दवाओं का ये पूरा जो खेल था वो अब कहीं ना कहीं समाप्त होता नजर आ रहा है, क्योंकि आंकड़ों में हेराफेरी की गई है। ये बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। जो मानक निर्धारित किए गए हैं उस हिसाब से दवाएं नहीं बनी। नकली दवा बनाने वाली कंपनी को बेचने का आरोप है। नकली दवाओं के आंकड़ों में हेराफेरी का आरोप है। चंद पैसे कमाने की लालच में इस तरह से अधिकारी अगर काम करने लग जाए तो फिर इंसान भरोसा किस पर करे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इन दवाओं के सहारे कई लोग अपना जीवन यापन करते हैं। ये दवाएं जिन्हें मार्केट में बेचा जाता है ये कहकर कि ये आपकी जीवन की रक्षा करेगी, इनको पीने से आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन यही दवा लोगों की जान पर खतरा आ गई है। नीति आयोग को जून 2025 में तक 60 नकली दवाओं की सूचना भेजी। राजस्थान विधानसभा को 44 नकली दवाओं का आंकड़ा भेजा और इसी के साथ ही ड्रग कंट्रोलर पर नकली दवा बनाने वाली कंपनियों को बचाने का आरोप लगा है। ड्रग कंट्रोलर 2 ने नोटशीट में गैर कानूनी तरीके से छेड़छाड़ की है। राजाराम शर्मा पर नकली दवाओं के आंकड़ों में हेरफेरी का आरोप लगा है। डीजीसीए, नीति आयोग, विधानसभा को अलग अलग आंकड़े भेजे हैं। ये पूरा मामला कुछ इस तरीके का है कि आंकड़ों में बड़ी हेरफेर की गई है। हर जगह अलग अलग आंकड़े भेजे गए हैं। नीति आयोग को 60 नकली दवाओं की सूचना भेजी जून 2025 तक और विधानसभा को 44 नकली दवाओं का आंकड़ा भेजा। इस तरह से पूरे आंकड़ों में ही फेरबदल कर दिया गया। ड्रग कंट्रोलर पर नकली दवा बनाने वाली कंपनियों को बचाने का भी आरोप लगा है। ड्रग कंट्रोलर 2 ने नोटशीट में गैर कानूनी तरीके से छेड़छाड़ की है। राजाराम शर्मा पर नकली दवाओं के आंकड़ों में हेरा फेरी का आरोप लगाया गया है और फिलहाल अफसर को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन ऐसे भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हाल ही में खांसी की दवा से जो बच्चों की मौत का मामला सामने आया है उसने राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा असर डाला है और तस्वीर को धूमिल करने की कोशिश की है। राजस्थान सरकार की जो निःशुल्क दवा योजना है उस पर सवाल उठाने की कोशिश बाकी विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। इन अफसरों की वजह से ही ये स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं और क्योंकि खांसी की दवा पीने से कई बच्चों की हालत खराब हुई है। खांसी की सिरप की गुणवत्ता और दवाओं के मानक निर्धारण में गैर जिम्मेदाराना रवैये पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कदम उठाया है। स्वास्थ्य विभाग ने कफ सिरप सप्लाई करने वाली कंपनी केसेंस फार्मा की सप्लाई होने वाली सभी 19 प्रकार की दवाओं पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इसके अलावा अन्य दवा कंपनियों के डेस्ट्रोमेथोर्फन कफ सिरप के वितरण पर भी रोक लगा दी है। तो खांसी की दवा की गुणवत्ता से जुड़ा ये पूरा मामला है। केसेंस फार्मा की सभी 19 प्रकार की जो दवाएं हैं उसके वितरण पर रोक लगा दी गई है। सीएम भजनलाल ने जांच के आदेश दिए हैं और कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं। क्योंकि बड़ा मामला है जहां पर बच्चों ने खांसी की जब दवा पी थी। एक्शन और एडवाइजरी भी हम आपको बता रहे हैं। जानलेवा जो दवाई है उसके लिए कार्रवाई शुरू हो गई है। गहन जांच के लिए विशेषज्ञ समिति भी गठित की गई है। खांसी जुकाम लंबा खींचने पर तुरंत डॉक्टर से मिले एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि केसेंस फार्मा की 19 दवाओं के वितरण पर रोक लगा दी गई है। 2 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप ना दें, यह एडवाइजरी में कहा गया है। 5 साल तक के बच्चों को सिरप देने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। केसेंस फार्मा के 2012 से अब तक 42 सैंपल हो चुके हैं फेल। डेस्ट्रोमेथोर्फन कफ सिरप का भी नहीं होगा वितरण। किसी भी दवा को बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना है। घरेलू नुस्खे और हल्के उपायों को प्राथमिकता दें। गहन जांच के लिए विशेषज्ञ समिति भी गठित की गई है एक्शन के लिए। तो देखिए, अगर खांसी जुकाम लंबा खींचने पर तुरंत आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है और बिना डॉक्टर की सलाह के आपको बच्चों को कोई भी कफ सिरप नहीं देनी है। देखिए, हर कफ सिरप के लिए एक एज लिमिट है और इस हिसाब से ही आपको
निर्देशों की पालना करनी है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोटपुतली के विराटनगर में त्योहारी सीजन में मिलावटी मावे की बिक्री की आशंका के बीच खाद्य विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में मावा जब्त किया है। आज सुबह करीब 3 बजे थाना पुलिस ने वाहनों की चेकिंग के दौरान बिलवाड़ी रोड से आ रही एक संदिग्ध कार को थाने के सामने रोककर जांच की तो कार से करीब 1 दर्जन डिब्बों में भरा 220 किलो मावा बरामद हुआ। पूछताछ में चालक कोई वैध दस्तावेज भी नहीं दिखा सका। इस पर पुलिस ने वाहन को एमवी एक्ट के तहत जब्त कर लिया है। सूचना पर कोटपुतली खाद्य विभाग से प्रवर्तन निरीक्षक शशिकांत शर्मा और नेहा शर्मा मौके पर पहुंचे और मावे के सैंपल लिए हैं।